नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी विश्व इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए एपिसोड नंबर 3 लेके आए हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। क्लास 9th एससीईआरटी चैप्टर नंबर 2 है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जिसको आज हम थ्योरी और साथ में एमसीक्यू 5 विकल्प वाले प्रश्नों के माध्यम से, जो कि बीपीएससी पैटर्न पर आपका होता है, उसी आधार पर प्रश्नों को भी देखेंगे महत्वपूर्ण इस चैप्टर से संबंधित। और यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी दे दें कि वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लासेस है वो 6 to 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थियों के लिए है और साथ में पीजीटी हिस्ट्री के अभ्यर्थियों के लिए है। पीआरटी वाले अभ्यर्थियों को अब यहाँ से नहीं क्लास देखनी। अगर कुछ अभ्यर्थी क्लास देख रहे थे पीआरटी के, तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले जितने भी अभ्यर्थी हैं, सोशल साइंस का जो अलग से हमने ग्रुप बना रखा है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सोशल साइंस का टेलीग्राम ग्रुप, वहीं पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स एक साथ में प्रेषित किए जाएंगे, एक एक करके भी प्रेषित किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपको एससीईआरटी पर ही आधारित एससीईआरटी के हमने आपको हैंड रिटन नोट्स भी दिए हैं, साथ में एससीईआरटी का हमने हाईलाइटेड पीडीएफ भी आपको दे रखा है, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में देख सकते हैं फाइल सेक्शन में जाकर। आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अभ्यर्थियों को भी जोड़ें, जिससे आप हमें सहयोग कर सकें। क्लास 9th एससीईआरटी स्टार्ट करते हैं। कल हमने एपिसोड नंबर 2 में भौगोलिक खोज पढ़ा था, एपिसोड नंबर 1 में हमने सिलेबस देखा था, एपिसोड नंबर 2 में भौगोलिक खोज, एपिसोड नंबर 3 में आज हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। फिर एपिसोड नंबर 4 में आपका फ्रांस की क्रांति को हम कवर करेंगे। कल की क्लास में अगर हम बात करें तो कल की क्लास में हमने भौगोलिक खोज में समझा था कि यूरोप के कई सारी शक्तियाँ थीं, जैसे कि फ्रांस थी, जैसे कि स्पेन, पुर्तगाल और इटली जैसी जो शक्तियाँ थी, ये शक्तियाँ क्या कर रही थी, इन्होंने भौगोलिक खोज का सहारा लिया। और भौगोलिक खोज के जब एक कारवां स्टार्ट हुआ तो 1492 में हमने देखा कि अमेरिका की खोज हुई। 1492 में अमेरिका की खोज हुई और उसके बाद 1498 में भारत की खोज हुई, लेकिन ये समुद्री रास्ते से भारत की खोज हुई थी। पहले जो है रोमनवासी या यूरोपवासी भारत के बारे में जानते थे, भारत से पहले व्यापार करते थे, कल की क्लास में हमने देखा था। अब 1492 में अमेरिका की खोज हो गई। फिर जो अमेरिका चूँकि नई भूमि थी, नई दुनिया इसको कहा गया यूरोपवासी के द्वारा, और नई दुनिया होने के कारण यहाँ पर कंट्रोल करना एक हिसाब से स्टार्ट हो गया यूरोपीय शक्तियों के द्वारा। और यूरोपीय शक्तियों ने धीरे धीरे यहाँ पर उपनिवेश अपने स्थापित स्टार्ट कर लिए, तो अपने उपनिवेश बनाने स्टार्ट कर लिया अमेरिका महाद्वीप पर। और धीरे धीरे करके एक टाइम आया जब दो प्रमुख शक्तियाँ यूरोप की, एक थी इंग्लैंड और दूसरी थी फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस दो शक्तियाँ थीं जिनका प्रभुत्व था अमेरिकी महाद्वीप पर, और अमेरिकी महाद्वीप पर इन दो शक्तियों का प्रभुत्व था। और खासकर हम बात करते हैं तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की, तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था वो अमेरिका के जो वासी थे, अमेरिका के जो वासी थे, अमेरिकी वासी, इनके और साथ में इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था। और यहाँ पर अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रांस राइवल था, फ्रांस विरोधी था इंग्लैंड का, तो फ्रांस ने सहयोग किया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका वासियों का। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आते हैं चैप्टर पर और अपना जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर पर आते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया। पुनः अमेरिगो वेस्पुच्ची ने इस बृहद भूखंड के बारे में जानकारी दी। कल हमने देखा था कि अमेरिगो वेस्पुच्ची ने बताया कि ये भारत का भाग नहीं है, जैसा कि कोलंबस ने समझा था। तो अमेरिगो वेस्पुच्ची ने बताया कि अमेरिकी महाद्वीप एक अलग महाद्वीप है और इन्हीं के नाम पर, चूँकि इन्होंने ये जानकारी दिया था कि एक अलग महाद्वीप है, तो अमेरिका महाद्वीप का जो नाम है अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर पड़ा था। धीरे धीरे जो यूरोपीय देश थे इस क्षेत्र में अपने उपनिवेश भी बसा लिए, क्योंकि नई जमीन थी, नई भूमि थी, तो कब्जा करना स्वाभाविक था। और कब्जा क्यों करते हैं आप सभी को पता है, संसाधनों के लिए, जमीन के लिए। उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो आज हम जो अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ेंगे वो हम जो देखेंगे वो उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में रहेगा। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में हम समझेंगे, जो अभी हमने मैप के माध्यम से देख रहे थे। नीचे वाला पार्ट दक्षिण अमेरिका है, इसके बारे में अध्ययन नहीं करना, उत्तरी अमेरिका के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। और उत्तरी अमेरिका में भी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में अध्ययन करना है। मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये क्लियर है आपको। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेशकों की, इंग्लैंड से बात करें तो अमेरिकी उपनिवेशों की भौगोलिक दूरी अच्छी खासी थी। वहाँ के निवासियों की वैचारिक भिन्नता ने धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जहाँ वैचारिक स्तर पर इंग्लैंड और उसके उपनिवेश वस्तुतः दो अलग अलग स्तरों पर आ गए। इस समय की बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था ने भी उन दोनों के बीच के मतभेद को बढ़ाया। धीरे धीरे उपनिवेशवादी
उपनिवेशवासी इंग्लैंड के वर्चस्व से मुक्त होने के लिए अग्रसर हुए। इसी का परिणाम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया था। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि मैप है तो आपको दूरी तो बहुत कम लगेगी, लेकिन वास्तविक रूप से हजारों किलोमीटर की दूरी थी, अच्छी खासी दूरी थी। यहाँ के जो लोग थे इनका अपना एक कल्चर विकसित होता गया सांस्कृतिक रूप से, और थे ये इंग्लैंड के ही रहने वाले। जो यहाँ पे अमेरिकी वासी थे ये एक्चुअली में इंग्लैंड के ही रहने वाले थे, लेकिन जो इंग्लैंड में व्यवस्था चल रही थी शासन प्रशासन की, इंग्लैंड में जो संसदीय व्यवस्था चल रही थी, उस संसदीय व्यवस्था में यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो लोग थे अमेरिकी वासी थे, इनका कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई भी योगदान इनका इस संसदीय व्यवस्था में नहीं होता था, कोई भी योगदान इनका इस पूरी इंग्लैंड का जो व्यवस्था था उसमें नहीं होता था। साथ में इनसे बराबर टैक्स लिया जाता था, जो अमेरिकी वासी थे इनसे इंग्लैंड बराबर टैक्स वसूलता था सभी चीज़ों पर। और साथ में कोई भी एक कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से कोई भी अधिकार अमेरिकी वासियों को नहीं मिले थे। और धीरे धीरे राजनीतिक चेतना का भी प्रसार हुआ अमेरिकी वासियों में, और धीरे धीरे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की कहानी लिखी जाने लगी। अब कारण के बारे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना जिसके निम्नलिखित कारण हैं। तो उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। तो अभी हमने बात किया कि राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं थे। राजनीतिक रूप से जो अमेरिकी वासी थे, कहने के तो एक अलग महाद्वीप था, लेकिन जो अमेरिकी वासी थे उनको कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे, राजनीतिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं थे। इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था, इंग्लैंड में तो संसदीय व्यवस्था चल रही थी और जिसको उन लोगों ने देख भी रखा था। वे अपने उपनिवेश में उसी तरीके की प्रजातांत्रिक व्यवस्था चाह रहे थे जिसमें नागरिकों को अधिकार हो, राजनीतिक पार्टियां बने, लोगों का शासन प्रशासन में भाग हो, जैसा कि इंग्लैंड में होता था। और ब्रिटिश जो शासक थे इसके खिलाफ थे। जाहिर सी बात है कि अमेरिका अभी किस स्थिति में है, तो उपनिवेश की स्थिति में है, और उपनिवेश को कभी भी इतने अधिकार नहीं दिए जा सकते। आप सभी जानते हैं, जैसे भारत के केस में रहता था, उपनिवेशों के जो गवर्नर थे इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिन्हें विशेषाधिकार भी प्राप्त होते थे। तो जो उपनिवेश थे, अगर अमेरिका की हम बात करते तो 13 उपनिवेश थे। याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से कि 13 उपनिवेश थे, और इन उपनिवेशों में एक गवर्नर होता था जो इंग्लैंड के राजा द्वारा मनोनीत किया जाता था। उसका कोई भी चुनाव नहीं होता था, सिंपली इंग्लैंड का जो राजा था वो मनोनीत कर देता था। विशेषाधिकार प्राप्त थे, और ये उपनिवेश वासियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, ये इंग्लैंड के राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इसलिए संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। उपनिवेश वासियों को शासन के योग्य नहीं माना जाता था, जिसके कारण उनमें भारी असंतोष था। भौगोलिक दूरी की बात करते हैं तो इंग्लैंड और अमेरिका की भौगोलिक दूरी काफ़ी अधिक थी, हजारों किलोमीटर। ये दोनों क्षेत्र अटलांटिक महासागर के दो अलग अलग छोर पर स्थित थे। अभी हमने मैप में भी देखा कि एक पश्चिमी साइड में है और एक पूर्वी साइड में स्थित है। धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद तीसरा कारण था। ये अमेरिकी उपनिवेश और ब्रिटेन के बीच में धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भी मतभेद थे, सांस्कृतिक रूप से जिसको हम कह सकते हैं। जहां एक और ब्रिटिश वासी जो थे वो एंग्लिकन मत को मानते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश वासी कौन से मत को मानते थे, तो एंग्लिकन मत को मानते थे और चर्च के आधिपत्य में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर अमेरिकी जनता जो थी वो प्यूरिटन मतावलंबी थी। तो प्यूरिटन संप्रदाय से संबंधित थे। ये धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण लिया था। तो प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटन जो संप्रदाय थे वो अमेरिका में रह रहे थे, इंग्लैंड से जो भी वहाँ पर धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो रहा था एंग्लिकन मत के लोगों के द्वारा। और ये शुरू से ही अगर बात करें तो संघर्ष करते आ रहे थे। स्वतंत्रता की भावना इनकी शुरू से विद्यमान थी कि हमें स्वतंत्र होना है, इस तरीके से चीज़ें नहीं चल पाएगी। तथा वो सैनिक क्षमता का प्रदर्शन भी कई बार कर चुके थे। यही कारण है कि अमेरिका वासी अपने मातृ देश के साथ में संबंध नहीं रखना चाहते थे। अमेरिका वासी यानी मातृ देश इनका कौन है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड सौतेला व्यवहार कर रहा है और इसीलिए ये अपना संबंध नहीं रखना चाह रहे थे। ब्रिटिश समाज की जो व्यवस्था थी सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी, सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर। जैसा कि हम आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि राजा के बाद कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, यही लोग अपना सारा कुछ जो मौज है वो काट रहे हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं साधारण वर्ग वो पिस रहा है। तो कुछ उसी तरीके की व्यवस्था ब्रिटिश समाज में सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर आधारित थी। अमेरिकी समाज में समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अमेरिकी समाज क्या था। अमेरिका के लोग उपनिवेश में रह रहे थे, कोई अधिकार किसी को नहीं मिले थे। जब कोई अधिकार किसी को नहीं मिलेंगे तो आप खुद सोचिए, अगर किसी को कोई अधिकार ही ना मिले हो तो सब बराबर हो जाएंगे। तो समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था अमेरिकी समाज। तो समतामूलक भावनाएं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की भावना भरी हुई थी अमेरिकी लोगों में। इस कारण से
और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत आधार इसने प्रदान किया। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव, तो सप्तवर्षीय युद्ध यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया है। जब आप भारत की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1756 से 63 के बीच में तृतीय आप जो है पढ़ते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसको बोलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसमें हम देखते हैं कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जो इंग्लैंड और फ्रांसीसी कंपनी है उसके बीच में युद्ध हो रहे हैं। तो 1756 से लेकर 1763 तक युद्ध हुआ था। विश्व स्तर पर भी हुआ था और भारत में भी हुआ था। तो 1756 से 1763 का जो ये युद्ध हुआ था इसको हम सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध से पूर्व तक उपनिवेशवादी इंग्लैंड से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों के विरुद्ध अकेले अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे। लेकिन इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ, इस युद्ध में क्या हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध में हमने देखा है कि 1756 से 63 के बीच में हुआ, फ्रांस की पराजय हुई और 1763 में पेरिस की संधि। ध्यान रखिएगा, अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली है वो भी पेरिस की संधि से, लेकिन वो अलग है। और यहाँ पर भी पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, ये पेरिस की संधि अलग है। और साथ में जो 1783 में एक पेरिस की संधि है जिसके माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, वो अलग है। तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, डेट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो 1756 से 63 के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में फ्रांस की पराजय के साथ में ही जो एक भय था वो समाप्त हो गया। अब उपनिवेशवादियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। 1756 से 63 के बीच में जो युद्ध हुआ उससे फ्रांस बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। फ्रांस बहुत ही कमज़ोर पड़ गया। हमने अभी ऊपर बात किया कि फ्रांस प्लस इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड का प्रभुत्व था अमेरिका के उपनिवेशों पर। फ्रांस कमज़ोर पड़ गया है तो फ्रांस तो किनारे हो गया। अब उपनिवेशवादियों के सामने एकमात्र लक्ष्य है कि इंग्लैंड को बेदखल करना, इंग्लैंड को बाहर करना। और इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर पुलार्ड थे। प्रोफेसर पुलार्ड का कथन है, फ्रांस की पराजय ने अमेरिका वासियों की स्वतंत्रता की इच्छा को भड़काया। कहने का मतलब है कि फ्रांस जब हार गया तो फ्रांस पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया। अब जब कमज़ोर हो गया तो अमेरिका पर कंट्रोल तो कर नहीं सकता, कंट्रोल छूट रहा है। अब अमेरिकी वासी जो है स्वतंत्रता की भावना इनकी बढ़ रही है। अब ये इनका लक्ष्य है कि अब इंग्लैंड को बाहर किया जाए। प्रगति विरोधी आर्थिक नीति, सबसे गंभीर मतभेद आर्थिक कारणों से उत्पन्न हुए थे। जो कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, उपनिवेशवाद का बुनियादी सिद्धांत यह था कि उपनिवेश के आर्थिक शोषण एवं उनके संसाधनों के दोहन का अधिकार मात्र देश को यानी इंग्लैंड शोषण करता रहेगा, उपनिवेश अपना शोषण करवाते रहेंगे, जैसे कि भारत में स्थिति थी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा कारण था। आपत्तिजनक कर भी लगाए गए थे। आपत्तिजनक कर में अगर हम बात करते तो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। जाहिर सी बात है, क्षति एक तरफा युद्ध में कभी नहीं होती। अगर कोई युद्ध 7 साल चल जाए, फ्रांस तो कमज़ोर हो गया हारकर, लेकिन इंग्लैंड को भी अच्छा खासा डैमेज हुआ था। नुकसान जब हुआ तो अमेरिका जो इंग्लैंड के उस समय प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा ग्रैनविले ने, तो ग्रैनविले प्रधानमंत्री थे उस समय। 1765 में इन्होंने स्टाम्प एक्ट पारित किया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया, 1765 में। किसने पारित किया, तो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के ग्रैनविले ने। इसके अनुसार सभी अदालती कागज, अखबार आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया। तो 20 शिलिंग एक करेंसी हो गई, मनी हो गया, पैसा हो गया, और 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था अदालती कागजों, अखबार आदि पर। इस कानून से उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी, क्योंकि अगर इंग्लैंड में कोई कानून बनेगा तो वो अमेरिका के उपनिवेश पे भी तो लागू होगा, जो इंग्लैंड के अधीन है, बिल्कुल लागू होगा। तो उपनिवेशों में व्यापक विरोध की भावना जाग उठी। उपनिवेशवासियों ने ब्रिटेन से आने वाली सभी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निश्चय कर लिया कि हम स्टाम्प एक्ट का विरोध करते हैं, कोई भी सामान आएगा उसका हम बहिष्कार करेंगे। 1767 में ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तु का मतलब है जिसको हम खाते पीते हैं, जिसको जनता खाती पीती है, उसको उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। इन वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया, इन वस्तुओं पर भी कर लगा दिया और स्थिति को गंभीर कर दिया। कागज, शीशा, चाय और रोगन, 4 याद रख लीजिएगा, कागज, शीशा, चाय और रोगन ये वस्तुएं थी जिन पर ब्रिटिश संसद ने कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। उपनिवेशवादियों ने इन करों का और भी ज़्यादा रूप से व्यापक विरोध किया। स्टाम्प एक्ट का विरोध करते हुए उपनिवेशवासी थे सैमुअल एडम्स, याद रखिएगा सैमुअल एडम्स ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था, सैमुअल एडम्स ने। अमेरिकी उपनिवेशवासी थे। ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए उपनिवेशवासियों ने, अमेरिका के उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां आदि संस्थाएं स्थापित की थी। तो स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक जो संस्थाएं थी ये स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित की गई थी अमेरिकी उपनिवेशवासियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं।
लेखकों तथा प्रचारकों की भूमिका। जाहिर सी बात है, कभी भी कोई क्रांति होगा, कभी भी कोई आंदोलन होगा, तो इतना याद रखिए, इतना ध्यान रखिए कि लेखकों की बहुत भूमिका होती है। जो इंटेलेक्चुअल वर्ग होता है, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो स्वतंत्रता की भावना को जगाने के लिए लेखकों और प्रचारकों की अहम भूमिका हर जगह होती है। 1776 में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। इस बार TRE 3.0 में वर्ल्ड हिस्ट्री में यह सवाल पूछा गया था। यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा जो है BPSC की तरफ से गलती किया गया और उसको सामान्य ज्ञान लिख दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। सामान्य ज्ञान कभी भी नहीं लिखना चाहिए। जो नाम है, नाम हमेशा नाम रहता है। कॉमन सेंस का आप हिंदी अपने हिसाब से नहीं बना सकते, लेकिन इसको गूगल ट्रांसलेट करके सामान्य ज्ञान नाम लिख दिया गया था। तो इसलिए हमेशा आप कभी भी पुस्तक का नाम हो, चाहे कोई संधि का नाम हो, कुछ भी नाम हो, आप इंग्लिश से जरूर मैच कर लीजिए। अगर आप हिंदी के भी अभ्यर्थी हैं तो आप इंग्लिश जरूर मैच कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान हिंदी में दिया था, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हुआ। तो टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस पत्रिका के जो लेखक कौन थे, तो टॉमस पेन थे। और टॉमस पेन को हिंदी में हम थॉमस पेन भी लिखते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। टॉमस को हम क्या लिखते हैं, थॉमस लिखते हैं, थॉमस पेन। तो चाहे टॉमस पेन आए चाहे थॉमस पेन आए, दोनों एक ही चीज़ है। इसके अलावा बात करें तो टॉमस जेफरसन ने उपनिवेशवादियों को विद्रोह करने का अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहन दिया। टॉमस जेफरसन या थॉमस जेफरसन दोनों एक ही नाम है। तो टॉमस जेफरसन या जो है थॉमस जेफरसन, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका का जो घोषणा पत्र था स्वतंत्रता का, उसको इन्होंने तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंग्लैंड के शासक कौन थे उस समय, तो जॉर्ज तृतीय थे। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो जॉर्ज तृतीय थे। सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई गई। यह नीति इंग्लैंड में अलोकप्रिय थी, यानी इसका कोई भी मतलब कोई इसको पसंद नहीं करता था। व्यक्तिगत शासन के सिद्धांत में विश्वास रखता था। इंग्लैंड के मंत्रिमंडल की शक्तियां बढ़ रही थी। जॉर्ज तृतीय के अनुत्तरदायी रवैये ने उपनिवेशवासियों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को वस्तुतः ध्वस्त कर दिया, जो स्वतंत्रता संग्राम हेतु उत्तरदायी कारक के रूप में आया। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जॉर्ज तृतीय की जो निरंकुश नीति थी उसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को भड़काया। तत्कालिक कारण क्या था, कोई भी आप क्रांति पढ़ते हैं, कोई भी आप आंदोलन पढ़ते हैं, और अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है इसको हम अमेरिकी क्रांति भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी क्रांति भी कहते हैं। कोई भी क्रांति या कोई भी संग्राम हो तो उसका एक तात्कालिक कारण होता है। जैसे आप 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण पढ़ते हैं, इनफील्ड राइफल, वैसे ही बात करें अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम का तो तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी। तो बोस्टन चाय पार्टी क्या था उसको हम समझ लेते हैं। और कुल मिलाकर स्वतंत्रता का संग्राम अब यहाँ से स्टार्ट होता है। 1773 से लेकर 1783 का जो समय है 10 साल का, इसी में पूरा संघर्ष चला है ज़बरदस्त तरीके से। 1773 में पटकथा लिख दी गई है तत्कालिक कारण के रूप में, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी को समझ लेते हैं, क्या था बोस्टन चाय पार्टी। तो 1773, ध्यान रखिएगा, 16 दिसंबर 1773 दिन था, 16 दिसंबर 1773। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंग्लैंड की तरफ से सेनापति कौन था, इंग्लैंड की तरफ से सेनापति कौन था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड का जो सेनापति था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसके बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है भारत के संदर्भ में। लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस की हार हुई थी। इंग्लैंड के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अमेरिकी उपनिवेश के सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। साथ में बात करें फ्रांस की तरफ से, तो फ्रांस की तरफ से एक सेना भेजी गई थी और उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे लेफायते। तो लेफायते नाम के शख्स थे जो कि फ्रांस की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और फ्रांस ने किसको सपोर्ट किया था एक हिसाब से, तो फ्रांस ने सपोर्ट किया था अमेरिकी उपनिवेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणाम क्या हुए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के, तो ब्रिटेन का एक कीमती उपनिवेश हाथ से निकल गया। अटलांटिक महासागर के पार संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र का उदय हुआ जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। आपने देखा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उस समय अमेरिका किस स्थिति में, मजबूत स्थिति में निकल कर आता है, कोई नुकसान भी नहीं झेलता है, साथ में युद्ध में एक अच्छी स्थिति में भी रहता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम एक तरफ से वाणिज्यवादी प्रतिबंधों के विरुद्ध एक विद्रोह था। इसने एडम स्मिथ के लेसेज फेयर मुक्त व्यापार के सिद्धांत को मजबूत किया। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुक्त व्यापार लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था, तो एडम स्मिथ ने दिया था।
ब्रिटेन की हार का दोष जॉर्ज तृतीय और उसके मंत्रियों के मत्थे मढ़ दिया गया। तानाशाह बनने का जॉर्ज तृतीय का सपना चूर हो गया। लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया और उदार मंत्रिमंडल एक नियुक्त किया गया। इंग्लैंड में भी कई सुधार किए गए, जैसे कि आयरलैंड की संसद को लगभग स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ 1782 में। कैथोलिक आयरिश लोगों को मताधिकार मिला 1793 में। आयरिश संसद वेस्टमिनिस्टर संसद से जुड़ा 1800 में। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हुई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद। इसी प्रकार सीमित राजतंत्र और राजनीतिक स्वतंत्रता का वर्चस्व बढ़ गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांस को भी प्रभावित किया। इस संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सैनिकों ने भाग लिया। जब वे स्वदेश लौटे तो निरंकुश राजतंत्र के प्रति जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। दूसरी ओर फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। युद्ध में भाग लेंगे तो नुकसान तो होगा ही। ऑलरेडी फ्रांस कमजोर हो चुका था 1756 से 63 के सप्तवर्षीय युद्ध के बाद। राजनीति में जनता की भागीदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से जनता को धार्मिक एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता मिली और मौलिक अधिकारों के माध्यम से लोगों की मूलभूत स्वतंत्रता स्वीकार की गई। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका था, जो कि 1789 में लागू किया गया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी मिला। उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। अमेरिका गणतंत्र बना और वहां मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता दी गई। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। वयस्क मताधिकार नहीं लागू हुआ। स्त्रियों को मताधिकार से वंचित रखा गया। मताधिकार का आधार संपत्ति को बनाया गया, जो उचित नहीं था। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हुई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन एक नए राज्य के रूप में हुआ, जिसने पहली बार लिखित संविधान, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सिद्धांत, राजनीतिक व्यवस्था के मूल अधिकार माने गए। इन सिद्धांतों का प्रसार यूरोप में भी हुआ। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुई थी, जिसको हम फ्रेंच रिवोल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, तो 1789 में जो हुई थी, इन्हीं सिद्धांतों को दर्शक सिद्धांत के रूप में समस्त विश्व के लिए स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे औद्योगिकरण का प्रभाव दिया गया है। इंग्लैंड की असफलता के कारण यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है, एक से अधिक में आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लैंड की असफलता के कारण एक तो दूरी बहुत ज़्यादा थी, अमेरिका की शक्ति को नज़रअंदाज किया गया, हल्के में लिया गया, और अंग्रेज इसको गृह युद्ध समझते रहे कि उनको लगा सिविल वार है, कंट्रोल हो जाएगा, नहीं हो पाया। उपनिवेशवासियों में एकता और उत्साह था, स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ब्रिटिश सेनापतियों ने कुछ सामरिक स्ट्रेटेजिक भूल की। ब्रिटिश राजनेताओं के बीच में गंभीर मतभेद थे। जॉर्ज तृतीय की अर्थधर्मिता की नीति के कारण अनुभवी नेता सरकार से अलग रहे। ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा। अमेरिका की बात करें तो ब्रिटेन विदेशी सहायता से वंचित रहा, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों को विदेशी सहायता प्राप्त हुई। खासकर फ्रांस ने उपनिवेशवासियों को जनधन से काफ़ी मदद पहुंचाई। फ्रांस की सेना भी गई थी लफायत के नेतृत्व में। अमेरिका को जॉर्ज वाशिंगटन जैसा सुयोग्य नेता मिल गया, जिसने बड़े धैर्य, साहस और कुशलता के साथ में अंग्रेजी सेना को पराजित किया। अब आगे बढ़ते हैं। 13 उपनिवेश यहाँ पर दिए गए। आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। अब प्रश्नों पर आते हैं। क्लास आपका यहाँ पर समाप्त होता है। पहले हम इन प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो हमने अपनी तरफ से आपके लिए प्रश्न बनाए हैं उनको देखेंगे। अमेरिका की राजधानी पूछा गया तो वाशिंगटन है, आप पूरा देख लीजिएगा। और आज के डेट में अगर हम बात करते हैं तो वाशिंगटन डीसी, ध्यान रखिएगा, आज के डेट में वाशिंगटन डीसी के नाम से जाना जाता है अमेरिका की राजधानी को। उस समय अमेरिका की जो राजधानी थी वाशिंगटन थी, आज के डेट में वाशिंगटन डीसी पूरा नाम है। कॉमन सेंस की रचना किसने की है? तो प्रश्न आपका यहीं से लिया गया था, थॉमस पेन या थॉमस पेन। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो स्टाम्प एक्ट बात करें तो ग्रैनविले उस समय प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, 1765 में इन्होंने स्टाम्प एक्ट पारित किया था। कारण क्या था? तो सप्तवर्षीय युद्ध के प्रभाव के कारण जो नुकसान हुआ था आर्थिक रूप से, उसी की डैमेज कंट्रोल के लिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेज या इंग्लैंड का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और वहाँ पर अगर हम बात करें अमेरिका का तो जॉर्ज वाशिंगटन। तो यहाँ पर अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया? तो 1789 में लागू किया गया। 1787 में संविधान का निर्माण हो गया था। तो संविधान का जब आपसे निर्माण पूछेगा तो 1787 हो जाएगा। संविधान लागू कब हुआ? तो 1789। अगला प्रश्न है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान, या फिर आपसे पूछा जाए कि पहला संविधान जो प्रस्तावना से स्टार्ट होता है तो वो भी क्या था? अमेरिका का संविधान।
तो अमेरिकी संविधान यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली या अमेरिका स्वतंत्र हुआ किस संधि के माध्यम से? तो आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि, 1783 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो मालूम है आपको, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि पहले से जो है पहले राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो सेनापति थे उन्हीं को प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया, जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और फ्रांस। हम आपको इसका PDF दे देंगे, आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा, भर लीजिएगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। राइट्स ऑफ मैन की यहाँ पर बात की गई है, तो राइट्स ऑफ मैन को अभी हमने आगे प्रश्न में इंक्लूड किया गया है, या इस सब आप एक बार देख लीजिएगा, आपका एक ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा परीक्षा दृष्टि से। चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर, अन्य प्रश्नों पर आते हैं, 5 विकल्प वाले प्रश्नों पर आते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 15 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1774। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 16 दिसंबर 1773 को। और बोस्टन ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका का जो पूर्वी तट है, अमेरिका के पूर्वी तट पे वाशिंगटन DC के ऊपर आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको बोस्टन मिल जाएगा, तटीय शहर था। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने प्रचलित किया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? जॉर्ज वाशिंगटन, सैमुअल एडम्स, कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा सैमुअल एडम्स। कॉर्नवालिस तो कोई लेना देना था ही नहीं, ये तो इंग्लैंड की तरफ से थे। जॉर्ज वाशिंगटन ने तो लीड किया था, तो सैमुअल एडम्स ने नारा दिया था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता की भावना जगाने के लिए कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी 1776 में? तो आंसर हो जाएगा, आप सभी को मालूम है, टॉमस पेन या थॉमस पेन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पर अंग्रेजों का सेनापति पूछा गया तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब अमेरिका का पूछेगा तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि। ये प्रश्न रिपीट हुए, और कब हुआ था पेरिस की संधि? तो 3 फरवरी 1783 को। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? तो आंसर आपका क्लियर है, 1789। तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया था, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों अखबारों पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था? तो ये भी आपको क्लियर है, 1765 में। 1767 में ब्रिटिश संसद ने किन उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया था, जिससे अमेरिकी उपनिवेशवादियों ने व्यापक विरोध किया था? कौन से सामान थे वो? कागज, शीशा, चाय और रोगन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सभी यहाँ पर आंसर है, चाय, कागज, शीशा, चाय, रोगन, चारों आइटम थे जिस पर टैक्स लगाया गया था। स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां जैसी संस्थाएं कब स्थापित की गई थी उपनिवेशवादी के द्वारा? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, ब्रिटिश क्रांति के दौरान। तो क्या आंसर होगा? स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां ऐसी संस्थाएं कब बनी थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बनी थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी, स्टाम्प एक्ट, पेरिस की संधि। क्या था यहाँ पर? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। 1765 से अगर हम बात करें तो 1765 से अमेरिका वासियों और या उपनिवेशवासी जिनको बोला गया, उपनिवेशवासी या अमेरिकावासी और इंग्लैंड के बीच में तकरार शुरू हो गए। जो एक विरोध था वो शुरू हो गया, प्रबल होने लगा, और 1765 में स्टाम्प एक्ट आने के बाद विरोध स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया। बोस्टन टी पार्टी ने एक तात्कालिक प्रभाव दिया, तात्कालिक कारण पैदा किया अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। फिलाडेल्फिया शहर में प्रथम महादेशीय सम्मेलन, प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस पूछे या प्रथम महादेशीय सम्मेलन फिलाडेल्फिया में पूछे तो ये कब आयोजित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1774। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंग्लैंड का सम्राट कौन था? तो इंग्लैंड का सम्राट कौन था उस समय? तो बात करें तो जॉर्ज तृतीय उस समय इंग्लैंड के सम्राट थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संघर्ष कब हुआ था ब्रिटिश सेना और अमेरिकी उपनिवेश वासियों के बीच में? लैंगस्टन नामक स्थान पर। तो ये हुआ था 18 अप्रैल 1775 को। फिलाडेल्फिया के दूसरे महादेशीय सम्मेलन के बारे में कौन से कथन सही है? यह 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ था।
दूसरे महादेशी सम्मेलन की बात यहाँ पर कही जा रही है। इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसी सम्मेलन में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति नियुक्त किया गया। तो तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? अब आसान लग रहे होंगे ऐसे प्रश्न, तो यहाँ पर बात करें आंसर हो जाएगा थॉमस जेफरसन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1776 में अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति किसे चुना गया था? तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन में 1776 में अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बीच में किसके मध्य लड़ा गया था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, या इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। अगला प्रश्न है, अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 12, 13, 15। आसान प्रश्न है। 13 उपनिवेश थे। शक्ति के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत किसने दिया था? वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू या रूसो? तो ये हमने देखा है किसने दिया था शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर्स, मॉन्टेस्क्यू ने। आप कमेंट करके बताइएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स या मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या है जिसमें इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। उस पुस्तक का आपको नाम कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, लेसेस फेयर या मुक्त व्यापार के सिद्धांत को किसने दिया था? तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और बात करें एडम स्मिथ को, तो इनको जो है अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। मुक्त व्यापार या लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एडम स्मिथ ने दिया था। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी सैनिकों ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था? जब आपसे फ्रांसीसी सैनिक का पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा डी लफायते। तो मार्क्विस डी लफायते पूरा नाम है, या लफायत बोले तो दोनों ही सही है। तो जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें तो अमेरिका का इन्होंने नेतृत्व किया था। और कॉर्नवालिस की जब हम बात करेंगे, कॉर्नवालिस की, तो उन्होंने इंग्लैंड की या अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। लफायते ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। चलिए अब आखिरी प्रश्न पर आते हैं। कॉमन सेंस ऑन राइट्स ऑफ द मैन पुस्तक। तो राइट्स ऑफ द मैन, कॉमन सेंस तो आपको मालूम है। राइट्स ऑफ द मैन पुस्तक की रचना किसने किया था? टी.एस. ग्रीन, थॉमस पेन, रूसो। तो जिन्होंने कॉमन सेंस की रचना की उन्होंने राइट्स ऑफ द मैन की रचना की। तो कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ द मैन की रचना किसने की? टॉमस पेन या थॉमस पेन? तो कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी। कल हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्रांस की क्रांति का जो चैप्टर उसको कंप्लीट करा दें। फिर उसके बाद आप लोगों का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो क्लास चलेगी, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे आपकी क्लास वर्ल्ड हिस्ट्री की नहीं आएगी किन्हीं कारणों से, और मंडे को आपको हम विश्व युद्ध स्टार्ट करेंगे। तो मंडे को आपको विश्व युद्ध की क्लास मिलेगी। कल आपको फ्रांस की क्रांति कंप्लीट हो जाएगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास कंप्लीट होने में। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके 16, 17, 18 प्रश्न जो भी आते हैं अच्छे से उसकी तैयारी आपकी इन क्लासेस से हो जाएगी। कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।